हाय गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज सी एस शांतनु भंडारी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप देखने वाले हैं आरसीडी यानी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के जून 2022 के अमेंडमेंट्स। सो आई थिंक गवर्नेंस के अमेंडमेंट्स के कुछ पार्ट्स मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ एंड सेक्रेटरियल ऑडिट जो है, सो दिस इज़ द गवर्नेंस नोट। अभी आपका आरसीडी का पार्ट शुरू होने वाला है, बट उससे पहले कुछ बेसिक सी बात बता दूँ। सो गवर्नेंस इज डन एंड सारी की सारी क्लासेज एंड नोट्स जो है वो आपको मिल चुके हैं, आपकी डिटेल एज वेल एज फास्ट ट्रैक क्लासेस के अंदर। सो ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी जून 2022 के अमेंडमेंट है वो सभी मैंने डिटेल सब्जेक्ट्स में भी दिए हैं, जो बच्चे फास्ट ट्रैक देख रहे हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है, तो उसमें भी आपको दिए हैं। दिस इज़ द सेक्रेटरियल ऑडिट, तो इसके भी नोट्स एंड डेफिनेटली जो क्लासेज हैं वो आपको मिल चुकी हैं। देर आफ्टर वी कम टू दी CRIB, बिकॉज सीक्वेंस के हिसाब से मैंने अमेंडमेंट्स कंप्लीट कराए हैं। तो CRIB की भी जो क्लासेज हैं एंड डेफिनेटली जो नोट्स हैं वो आपको मिल चुके होंगे। और जैसे कि मैंने कहा, जो डिटेल में क्लासेस देख रहे हैं, जो डिटेल क्लासेस हैं उनको देख रहे हैं, जो फास्ट ट्रैक देख रहे हैं, सभी को हमने ये अमेंडमेंट्स दे दिए हैं। तो दिस इज़ ऑल डन। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट RCD, तो RCD का ही आप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आज देखने वाले हैं, क्योंकि RCD को बच्चे बहुत बार बहुत लाइटली लेते हैं। बुक का साइज़ पतला है तो शायद इसलिए। तो आज आप फेसलेस असेसमेंट जो इनकम टैक्स के अंदर होता है उसका पूरा कंसेप्ट आप अच्छे तरीके से आज देखने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डेफिनेटली आपको बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया इस क्लासेस के अंदर, तो आप आराम से इसको देख के समझ सकते हैं। कॉर्पोरेट फंडिंग के जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारे मैंने करा दिए हैं, इसके नोट्स हैं ये। एंड अब आज से मैं MDCS के अमेंडमेंट जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आई हैव डन GMRC amendment, I have done secretarial audit, I have done CRIB, I have done RCD, I have done corporate funding. Now I'll start with the MDCS जून 2022 के अमेंडमेंट्स, जो काफ़ी सारे हैं। एंड अगेन, जितने भी अमेंडमेंट्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट डिटेल एंड फास्ट ट्रैक क्लास दोनों ही जगह अवेलेबल है। और हमारा मोबाइल ऐप जो है, जिसका नाम है शांतनु एंड तान्या अकेडमी, उसको आप डाउनलोड करके ये फास्ट ट्रैक बैच अवेल कर सकते हैं। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ RCD की जो क्लास है उसकी, एंड देर आफ्टर मैं बाकी सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट भी यहाँ पे एक एक करके डालता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग शांतनु एंड तान्या अकेडमी। एंड नाउ RCD की जो क्लास है वो स्टार्ट होगी विद फेसलेस असेसमेंट। थैंक यू सो मच। Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandari. Welcome you all to the particular subject that is called as Resolution of Corporate Disputes, Non-Compliance and Remedies. आप देख रहे हैं जून 2022 के अमेंडमेंट्स। तो हमने कुछ पार्ट्स ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिए हैं, और आज जब दोबारा से अपनी बात स्टार्ट हुई है, सो विल स्टार्ट अगेन विद द चैप्टर नंबर 5, ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुलेटरी एक्शंस। सो आज जो हम बात करेंगे वो फेसलेस असेसमेंट को लेके करेंगे। सो समथिंग रिलेटेड टू द इनकम टैक्स, और हो सकता है आपने इसके बारे में अपने टैक्सेशन के सब्जेक्ट में पढ़ा भी हो, बट नेवरदलेस यहाँ पे मैं उसको इस तरीके से बताऊंगा कि टैक्सेशन एज वेल एज जो आपका लीगल पर्सपेक्टिव है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए अब बातचीत करनी स्टार्ट करते हैं। उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही होगी, बिकॉज मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं ले रहा हूँ। मेरी ऑफिस की सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, लाइक ऑब्वियसली 5 days a week है, पर हर दिन ऑफिस के बाद और सैटरडे संडे मैं लगा हुआ हूँ कि भाई सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट ना ही सिर्फ करके देने हैं बच्चों को, बट समय से पहले करके देने हैं, जितना जल्दी हो पाए उतना करके देने हैं। बिकॉज ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप रिकॉर्ड करते हैं, मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आप तक पहुँच जाते हैं। इसके अंदर उसके बाद बहुत सारा काम होता है। वीडियो को कंप्रेस किया जाता है, इनक्रिप्ट किया जाता है, अपलोड किया जाता है, बट कर रहे हैं वो सब लोग मिलके कर रहे हैं कि सो दैट स्टूडेंट्स को मैक्सिमम समय मिल सके और वो इसको देख सकें, इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बात करनी है आज की क्लास की, अब स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज कॉल्ड एज द टैक्सेशन एंड द अदर लॉज, रिलैक्सेशन अमेंडमेंट्स इन सर्टेन प्रोविजन 2020, और उसके अंदर एक सेक्शन इंसर्ट किया गया विच इज़ फॉर द फेसलेस असेसमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्शन 144B इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो पहले तो ये समझ लें कि भाई ये फेसलेस असेसमेंट आखिरकार किस चीज़ का नाम है, क्योंकि जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं वो तो इसका एक पूरा प्रोसेस है, वो भी हम देखेंगे, बट ये फेसलेस असेसमेंट आखिरकार है क्या। सो अभी तक हमें समझ में आया कि कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर है ये, और जस्ट गोइंग बाय द नॉर्मल लेमन लैंग्वेज लिखा है फेसलेस असेसमेंट। तो फेसलेस का मतलब ये हो गया कि एक दूसरे को, ना इनकम टैक्स अथॉरिटी का कोई ऑफिसर मुझे अपनी शक्ल दिखाएगा, ना मैं उनको अपनी शक्ल दिखाऊंगा। जो भी कम्युनिकेशन होगा सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से होगा। SMS के ज़रिए मैसेज मुझे पहुंचेगा, ईमेल के ज़रिए मैं रिप्लाई कर पाऊंगा, और उसके बेसिस पे तय होगा कि भाई जो टैक्स मेरा बनता है वो कितना बनता है, या जो टैक्स बना है क्या वो सही है नहीं सही है, उसके बेसिस पे असेसमेंट किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जब
आप टैक्सेशन देते हैं तो आप एसएससी जो इनकम टैक्स में वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लॉ की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं असाइनर, असाइनी, उस तरीके से एसएससी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उस इंडिविजुअल के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी के लिए जो कि टैक्स पे करने वाली है या जिस पे टैक्स की लायबिलिटी बनती है। तो अब आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और मुझे ऐसे भी कहना चाहिए कि जो भी टैक्स के प्रीव्यू में आता है वो एसएससी कहला सकता है या उसको एसएससी कहा जा सकता है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और कैसे ये एक्चुअली चलता है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर सब कुछ जो है वो बड़ा ही इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू हो रहा है। बिकॉज पहले क्या होता था या आज भी अगर फेसलेस असेसमेंट तो चलिए कुछ केसेस के लिए है और अभी पायलट प्रोजेक्ट है, सारे केसेस फेसलेस असेसमेंट पे नहीं होते। मैंने इसको काफ़ी सर्च किया इसके स्टैट्स निकालने के लिए, क्योंकि मुझे खुद भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि भाई फेसलेस असेसमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, इसके अंदर फ़ायदा आखिरकार कितना हुआ, यानी कितने केसेस इन्होंने निपटाए हैं। तो मैंने वो डेटा निकाला है, वो भी आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई कहते हैं, उसके ज़रिए किया जा रहा है। अब ये आया क्यों सिस्टम? देखिए, टैक्स एक ऐसा शब्द है जिससे एक आम इंसान, मैं ये नहीं कह रहा कि CA कहता हूँ, आम इंसान हमेशा डरता है, क्योंकि टैक्स जो उसको देना है वो ठीक है कि नेशन कंट्रीब्यूशन में, नेशन बिल्डिंग में हमारा टैक्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो सब बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। बट फिर भी टैक्स की लायबिलिटी जो है उससे इंसान बचने की कोशिश करता ही है। पर अभी तक बहुत बार ये देखा जाता था कि वो सही टैक्स भी दे रहा है, तब भी जो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स थे बहुत बार वो उसको बिना मतलब परेशान करते थे, अलग अलग तरीके की लायबिलिटी उसके नाम पे खड़ी कर दी, उसे परेशान किया, हैरेसमेंट किया उसका। ऐसा भी कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि ऐसा भी कुछ होता है। तो इन चीज़ों को सही करने के लिए, क्योंकि जब तक चीज़ें ह्यूमंस के हाथ में रहेंगी, मेरे और आपके, हम जैसे लोगों के हाथ में रहेंगी, तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, करप्शन जो है वो रहेगा सिस्टम के अंदर। बट जब ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चली जाएंगी, कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट होके सब कुछ करेगा, सो देयर आर चांसेस कि वहाँ पे इन सब करप्शन में और इलीगल तरीके से टैक्सेशन वसूल करने में या किसी को अननेसेसरी हैरेसमेंट करने में रुकावट आएगी, कमी आएगी, ऐसा कम कर पाएंगे आप। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लेके आए फेसलेस असेसमेंट का इनिशिएटिव, और इसको वो ये भी कहते हैं कि ऑनरिंग द ऑनेस्ट। क्योंकि देखो, टैक्स पेयर ऑलरेडी इंडिया जैसे देश के अंदर, अब मेरे पास इसका कोई स्टैट्स नहीं है और मैं गलत नहीं बताना चाहता, तो इंडिया जैसे देश के अंदर बहुत कम लोग ही हैं, सिंगल डिजिट प्रॉबेबली आसपास होंगे, जो कि टैक्स देते हैं। ठीक है, अब उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आप मुझसे ये कह सकते हैं कि सर कमाई होगी तो ही तुम टैक्स देंगे, वो एक पॉलिटिकल बात है, उसमें हम नहीं जा रहे, बट एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली टैक्स पेयर जो है उनको हमें एनकरेज करना है, बट अगर हम उन्हें डिस्करेज करेंगे, अननेसेसरी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएंगे जिससे उनकी परेशानी और बढ़ेंगी, तो वो नहीं टैक्स देंगे। तो टैक्स देना एक ऑनेस्टी का काम है, और इसीलिए उस ऑनेस्ट बंदे को हम ऑनर कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, और स्वागत के साथ साथ ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि उसको कोई दिक्कत ना आए, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में वो ना फंसे। तो इसीलिए फेसलेस असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो लॉन्च किया गया। तो ये इसके पीछे की बेसिक हिस्ट्री है, बेसिक कहानी है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका एक पूरा प्रोसेस है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके सब चीज़ें, और ध्यान से सुनिएगा जिससे कि आपको वो चीज़ें समझ में आ सकें। तो शुरू करते हैं प्रोसेस फॉर फेसलेस असेसमेंट। तो यहाँ पे जब हम फेसलेस असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें हमें समझना है कि जो एजेंसीज इन्वॉल्व है इसके अंदर वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो वो समझ लें। तो सबसे पहले एक ऐसी एजेंसी जो कि दिल्ली में है, दैट इज़ कॉल्ड एज नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, और ये सिर्फ एक ही है। सो नेशनल असेसमेंट या नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो है वो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स को कंट्रोल करता है। और रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स देख सकते हैं आप, जो इंडिया के जितने भी बड़े शहर हैं, मेट्रो, नॉन मेट्रो, जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे सिचुएटेड है। ये सब उसके नाम लिखे हुए हैं। जितने भी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स हैं उन सभी के नीचे, मतलब जैसे दिल्ली का रीजनल असेसमेंट सेंटर है तो इसके पास दिल्ली के अपना टेक्निकल यूनिट होगा, रिव्यू यूनिट होगा, असेसमेंट यूनिट होगा, वेरिफिकेशन। तो मतलब जितने भी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर आपको यहाँ पे शहरों के नाम दिख रहे हैं, सभी के पास अपने ये चारों आर्म्स होंगे, जिसका नाम टेक्निकल, रिव्यू, असेसमेंट और वेरिफिकेशन यूनिट है। तो ये इस तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर है जिससे ये चलता है, और जो भी यहाँ पे होगा वो सब कुछ मशीन्स के थ्रू होगा, ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू होगा। इन अदर वर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर दिल्ली में लोकेटेड है। जो भी करस्पॉन्डेंस करनी होगी
मतलब जैसे मान लीजिए मिस्टर ए जो है वो एसएससी हैं और उनका कुछ इनकम टैक्स का मामला है, तो जो भी नोटिस जाएगा वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से जाएगा। मिस्टर ए का जो जवाब आएगा वो भी इनको आएगा, और जो भी जवाब मिस्टर ए को आएगा या जो भी जवाब मिस्टर ए नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को देंगे, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो होंगे वो रीजनल सेंटर को फॉरवर्ड करेंगे। वो दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई, पुणे, जो भी है, चेन्नई, कोलकाता, कोई भी हो सकता है। ये नहीं है कि मिस्टर ए जो है वो दिल्ली के हैं तो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर दिल्ली का ही सिलेक्ट होगा, कहीं भी जा सकता है ये केस। तो जैसे कि पहले जनरली होता था कि भाई आपका केस है तो आपकी जुरिस्डिक्शन में ही होगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका केस एक बार नेशनल ई असेसमेंट सेंटर में आया, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड कि कौन से एरिया में, कौन से रीजनल ई असेसमेंट में वर्कलोड कम है, वहाँ पे उस सेक्टर को या इस केस को एलोकेट कर दिया। अब वहाँ पे जो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में जो लोग बैठे हैं वो कोई, जैसे उन्होंने कुछ, आपने मिस्टर ए ने जवाब दिया, जवाब जो था वो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के, मान लीजिए अहमदाबाद जो ब्रांच है उसको भेज दिया गया। जो अहमदाबाद ब्रांच है वहाँ पे भी कुछ लोग बैठे होंगे, जब वो लोग उस जवाब को पढ़ेंगे जो कि ए ने दिया है, ए ने लिखा है, तो वो अपनी क्वेरीज पे रेज करेंगे। और जो भी लोग जो अहमदाबाद में बैठे हैं, जो ऑफिसर्स इनकम टैक्स के अहमदाबाद में बैठे हैं, वो जो भी क्वेरी रेज करेंगे वो डायरेक्टली ए को नहीं जाएगी, वो किसको जाएगी, वो दोबारा से नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को जाएगी और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ए को वो भेजेगा। तो इसीलिए इसको फेसलेस कहा जा रहा है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि दूसरी तरफ कौन है, बस आपको ये पता है कि जो भी मेरी लड़ाई है या जो भी मेरा कॉन्वर्सेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चल रहा है, बट आपको ये नहीं पता कि कौन सा ऑफिसर एग्जैक्टली उस केस पे काम कर रहा है। तो आपको ये पता है कि भाई करस्पॉन्डेंस आएगी, जवाब आएगा और मुझे जवाब देना है। तो वो नहीं है कि आप किसी को जानते हैं और आपने फ़ोन लगा दिया और वो मैटर सॉर्ट आउट हो गया, वो सब कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ यहाँ पे मशीन्स के थ्रू होगा, या यूँ कह दीजिए, जैसे मैं बार बार वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ज़रिए किया जाएगा। तो ये इसका एक बेसिक प्रोटोकॉल है। अब सवाल यहाँ पे ये शायद दिमाग में आ रहा होगा, ये सब नीचे लिखा है, तो वहाँ पे जब मैं बताऊँगा उन चीज़ों को तो फिर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें अभी बताता जा रहा हूँ आपको। तो सवाल यहाँ पे शायद ये भी बनता हो दिमाग में कि सर नेशनल चलिए एक जगह हो गया, रीजनल का मतलब अलग, पर ये क्या है, टेक्निकल रिव्यू, असेसमेंट, ये सब क्या है, मतलब इनका क्या रोल है। तो एक एक करके आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा जो करस्पॉन्डेंस यहाँ पे होगी वो असेसमेंट यूनिट से होगी। असेसमेंट वो यूनिट वो होगा जो बेसिकली ए का, जैसे ए एसएससी है, ए ने कोई भी जवाब फाइल किया तो वो जवाब गया नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ने उसको असेसमेंट यूनिट, जो भी जगह है, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जो भी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर पे आपका केस चल रहा है, उसके असेसमेंट यूनिट को भेज दिया। तो असेसमेंट यूनिट जो है, अगर उसको ऐसा लगता है, जो असेसमेंट यूनिट में लोग बैठे हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई हेल्प चाहिए, जैसे कि क्या कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए, जैसे कि मान लो कोई ऐसा केसेस है जो ट्रांसफर प्राइसिंग का है, पढ़ा होगा ना ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में, ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई केस है, तो अब उन्हें लगता है कि भाई हमें इंटरप्रिटेशन में जो सेक्शंस है इनकम टैक्स की, उसकी इंटरप्रिटेशन में मदद चाहिए, तो जो असेसमेंट यूनिट होंगे वो टेक्निकल यूनिट से हेल्प मांगेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि अहमदाबाद को जो असेसमेंट यूनिट है वो अपने ही टेक्निकल यूनिट से हेल्प मांग ले, नहीं। असेसमेंट यूनिट जो होगा, अगर उसको कोई भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिखेगा और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को भेजेगा। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो होगा, उसको जो पता है ये टेक्निकल क्वेरी है, तो वो किसी भी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर का जो टेक्निकल यूनिट होगा उस पर एक क्वेश्चन भेज देगा। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब ये नहीं होगा यहाँ पे कि सारा काम एक ही जगह हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपका असेसमेंट यूनिट कहीं और हो, टेक्निकल किसी और को दे दिया जाए, रिव्यू कहीं और चला जाए, वेरिफिकेशन कहीं और हो जाए, सब अलग अलग भी हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे कि ऐसा होगा, पर डेफिनेटली ऐसा हो सकता है और बहुत सारे केस में ऐसा हुआ भी है। तो आप ध्यान से समझ लीजिए ये जो प्रोसेस है ये क्या है, कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो दिल्ली में लोकेटेड है, जो भी करस्पॉन्डेंस होगी वो जो भी एसएससी है, मान लीजिए हमारे केस में मिस्टर ए हैं या कंपनी है एबीसी लिमिटेड, कुछ भी, तो उसकी जो करस्पॉन्डेंस होगी वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर पे ही होगी। ठीक है। अब जो ए है, अगर उन्होंने, भाई उनको कोई नोटिस आया ए को, तो ए ने उसका जवाब फाइल किया, तो जो जवाब ए का है वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को आएगा और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर रैंडमली यहाँ पे रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में से जिसके पास भी कम काम है जनरली इसी क्राइटेरिया पे, वो सेलेक्ट कर लेगा और उसको ए का केस हैंड ओवर कर देगा या ए का केस ट्रांसफर कर देगा। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा वो अहमदाबाद है, ऐसा नहीं कि अहमदाबाद ही होगा, बट समझाना है कुछ कह के, तो मैं मान लेता हूँ कि चलिए अहमदाबाद के यूनिट को वो दे दिया आपने। अब अहमदाबाद का जो यूनिट है, उसका जो असेसमेंट यूनिट है, उसके पास ए का जवाब जाएगा कि ये ऐसा ऐसा केस है, इस पे ए ने ये जवाब दिया है। असेसमेंट यूनिट उसको देखेगा कि हाँ क्या ये जवाब ठीक है या नहीं सही है। अगर जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, अगर असेसमेंट यूनिट को लगता है कि कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो टेक्निकल यूनिट जो है उससे बातचीत कर सकता है। अब ये टेक्निकल यूनिट से बातचीत अहमदाबाद का
जो रीजनल असेसमेंट सेंटर है वो अपने ही टेक्निकल यूनिट से बात नहीं करेगा, वो जो भी सवाल होगा किसको भेजेगा, नेशनल ई असेसमेंट को। नेशनल ई असेसमेंट जो होगा वो आगे किसी भी रीजनल ई असेसमेंट की टेक्निकल यूनिट को वो सवाल भेज सकता है, ठीक है। अब टेक्निकल यूनिट जो जवाब देगा वो नेशनल ई असेसमेंट को देगा, और नेशनल ई असेसमेंट जो है वो वापस ये जवाब असेसमेंट यूनिट को देगा कि ये जो आपकी क्वेरी थी उसका ये जवाब हमें मिला है, ये इस तरीके से इसका आंसर है। तो उसके बेसिस पे जो असेसमेंट यूनिट है वो फाइनली अपना ड्राफ्ट रेडी करेगा कि भाई मेरे हिसाब से इतना टैक्स बनता है, ये आपने गलत किया, ये सही किया, जो भी कुछ है जवाब वगैरह बनाएगा। अगर वो जवाब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को जब भेज दिया जाता है, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को लगता है कि नहीं ये उतना सही नहीं है जो हम सोच रहे हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो प्रोसेस है उसके हिसाब से ड्राफ्ट नहीं हुआ है, या इसके अंदर कुछ शक की गुंजाइश है, तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर क्या करेगा, उसको रिव्यू यूनिट के पास भेजेगा कि भाई इसको एक बार रिव्यू आप कर लो कि ये सब कुछ सही है कि नहीं। अब रिव्यू यूनिट जो होगा ये कोई और रिव्यू यूनिट होगा, ये वो वाला नहीं होगा जो जैसे अहमदाबाद में हमारा केस चल रहा था, तो अब रिव्यू यूनिट अहमदाबाद का नहीं होगा, किसी भी और जगह का रिव्यू यूनिट उठा के या किसी भी और जगह के रिव्यू यूनिट को ये केस नेशनल ई असेसमेंट सेंटर दे देगा कि भाई ये इस केस में अब तक हुआ है, ये रिप्लाई जो है हमारे एक जगह के असेसमेंट सेंटर की तरफ से ड्राफ्ट किया गया, क्या ये सही है। रिव्यू यूनिट अगर उसे ठीक कहेगा तो फिर ये जो आंसर होगा वो ए को भेज दिया जाएगा। अब ए की कोई जवाब आएगी तो फिर उसका आगे सॉल्यूशन निकाला जाएगा या उसका आगे आंसर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आई नो आपने जब ये बात अगर पहली बार सुनी, अगर आप पहले इसके ऊपर काम कर चुके हैं क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है इनकम टैक्स का कोई मैटर आपने हैंडल किया हो, बट अगर नहीं किया है सो आई नो थोड़ा सा ये सुनने में लग रहा होगा कि यार ये हर चीज़ जो है बड़ी इधर जा रही है, बट दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। और इसमें आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी है वो ये कि कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जहाँ पे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इन्वॉल्व ना हो। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर हर जगह इन्वॉल्व होगा और उसी के अकॉर्डिंगली सारा का सारा काम होगा, उसी को लूप में रख के या उसी के थ्रू ये सारे का सारा काम किया जाएगा। तो ये सब यहाँ पे कहा गया। आइए अब डिटेल्स में चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्या लिखा है। तो समझ में आया, ये बहुत प्रोसेस वैसा है कि हर बात के लिए जैसे होता है ना, कुछ घरों में हर बात के लिए मम्मी से पूछना पड़ता है कि ये करें वो करें ना करें वैसे ही मान लीजिए कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से हर बात आपको पूछनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं उन सब बातों की जो मैंने अभी आपको बताया, और अब उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो लिखा है वो एग्जैक्टली वैसा ही है, बट पहले बता दिया सो दैट यू गेन कॉन्फिडेंस, और आप जब उसको दूसरी बार सुने तो और ज़्यादा विश्वास हो उस बात पे कि हाँ ऐसा ही है। क्योंकि जब मैंने भी इस चीज़ को पहले पढ़ा ना तो मुझे भी लगा यार ये क्या बार बार, मतलब अब वही है। इस पे अगर मैं आपको स्टैट्स दिखाऊं, इसलिए मैंने पहले सर्च किया। जब मैंने इसको पढ़ा टॉपिक को तो मैंने सर्च किया कि भाई ये कितने केस अभी तक ऐसे सॉल्व हुए हैं। तो बताया गया है कि इन्होंने 58,000 केसेस इनको दिए गए हैं, ठीक है। पर उसमें से जो सॉर्ट आउट हुए हैं, जैसा हमें पता चल पा रहा है, वो कुछ 7,000 अभी तक हुए हैं। अब ये इसकी प्रोग्रेस है। अब ये प्रोग्रेस रिमार्केबल है या नहीं है ये अभी कहना मुश्किल है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। बस ये इसके स्टैट्स हैं, बट ठीक है आइए देखते हैं कि क्या कहा गया है। ठीक है, तो इट सेज नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर शैल सर्व अ नोटिस टू द एसएससी। तो जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, जो कुछ होगा वो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के जरिए ही होगा। आप एसएससी होने के नाते अगर किसी को जानते हैं इनकम टैक्स में, जहां से आपको नोटिस आ रहा है, जहां से जवाब आएगा, वो NFAC होगा, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर होगा। इसके नीचे रीजनल हैं और उसके रीजनल के अपने अपने सो कॉल्ड यूनिट्स हैं, टेक्निकल है, रिव्यू है, असेसमेंट है, एंड देन वेरिफिकेशन है, वो अलग बात है। बट एज एन एसएससी मुझे नहीं पता कि भाई कहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे तो पता है कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से मेरी करस्पॉन्डेंट इनकम टैक्स को लेके चल रही है। The SSC may within 15 days from the date of receipt of the notice file his response to the National Faceless Assessment Center। तो जो SSC है, जिस दिन भी उसको भाई नोटिस आएगा इनकम टैक्स की तरफ से, उसमें 15 दिन के अंदर जो भी सवाल, क्योंकि देखो नेशनल फेसलेस असेसमेंट ऐसा नहीं कि सबको करना है। जिसका केस पकड़ लिया गया है, जिसके केस में कोई दिक्कत लग रही है, उसी को तो नोटिस जाएगा और फिर वो बंदा यहाँ पे आएगा या इस सिस्टम के अंदर आएगा और सवाल जवाब का सामना करेगा। तो अगर नोटिस आपको आया है तो ही आपको डेफिनेटली आंसर करना है, अदरवाइज तो जो आपने किया है वो ठीक है। तो नेशनल फेसलेस असेसमेंट की तरफ से जिस दिन आपको नोटिस आया, 15 दिन आपके पास समय होगा एसएससी होने के नाते, उस दिन आपको जवाब देना होगा। लिखा वेयर द एसएससी हैज नॉट फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पांस टू द नोटिस ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, the National Faceless Assessment Center shall intimate the assessee that the assessment in his case shall be completed in accordance with the process laid down under this section।
तो अब देखो जब नेशनल फेसलेस असेसमेंट, एक तो नाम बहुत लंबा है, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने जब एसएससी को नोटिस भेजा, उसमें कुछ सवाल जवाब बताने के लिए कहा या कुछ सवाल जवाब पूछे, जो एसएससी है उसने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, इग्नोर कर दिया, कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट है वो क्या करेगा, वो यही करेगा कि ठीक है, जो उसके पास इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे आपका केस को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो फिर हमें क्या पता या अथॉरिटी को क्या पता कि भाई आप जब आप अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर रहे किसी चीज़ को लेके, तो फिर यही मान लिया जाएगा कि जो हमें पता चला आपके बारे में टैक्स इवेजन का मामला है या टैक्स को गलत कैलकुलेशन का मामला है, वो ठीक है, क्योंकि आप कुछ बता ही नहीं रहे, अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर रहे हो। तो अगर आप डिफेंड करोगे तो फिर वो डिफेंस को आगे लेके जाया जाएगा और वो डिफेंस आगे रखी जाएगी कि भाई एसएससी की तरफ से ये कहना है। बट अगर एसएससी कुछ कह ही नहीं रहा है तो इन दैट केस फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे केस आगे बढ़ेगा। तो कहते हैं द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर शैल असाइन द केस सेलेक्टेड for the purpose of the faceless assessment under this section to specific assessment unit in any one regional faceless assessment center। अब रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर कहाँ पे है? दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, पुणे में भी, बैंगलोर, चेन्नई, इन सब जगह है। तो वो कहता है कि जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है, इतना बड़ा नाम है, बोलने में भी कंफ्यूजन हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली, ये नहीं कि दिल्ली का, जैसे मैं बार बार जो बताया ना मैंने आपको, मान लीजिए आपने 10 मिनट पहले अगर मेरी बात सुन ली ना इस पूरे सिस्टम को लेके, जो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे इस समय आप चार्ट देख रहे हैं, पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं, उससे ज़्यादा नीचे कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईजी वर्ड्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो भाई ए जो है वो दिल्ली का रहने वाला है, उसका केस इस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर की कैटेगरी में आ गया। तो ठीक है, अब उसको चिट्ठी लिखी गई, ईमेल पे भेजा गया कि ये आपके खिलाफ चीज़ें हैं, बताइए, इसका जवाब दीजिए। उसने जो जवाब दिया ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, जवाब दिया तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो होगा वो रैंडमली रीजनल में से किसी भी एक सेंटर को चूज कर लेगा और उसके असेसमेंट यूनिट को आपका केस ट्रांसफर कर देगा। आपने जो जवाब दिया है उसके साथ, नहीं दिया है तो जो भी अभी तक आपके केस के अंदर कार्रवाई हुई है वो सारी की सारी कार्रवाई असेसमेंट यूनिट को भेज दी जाएगी और असेसमेंट यूनिट कोई तय नहीं करेगा, ये अपने आप रैंडमली सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने अभी कहा, फिर से क्लैरिफाई करता हूँ कि भले ए दिल्ली का रहने वाला है, बट हो सकता है उसका केस मुंबई में भेज दिया जाए, मुंबई के असेसमेंट यूनिट को भेज दिया जाए। तो ऐसा मत समझिए कि दिल्ली का है तो दिल्ली में ही होगा, या मुंबई का बंदा है तो मुंबई में केस जाएगा। केस कहीं भी जा सकता है, डज नॉट रियली मैटर, क्योंकि यहाँ पे मिलना जुलना है ही नहीं। मतलब ये आप कहेंगे सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुंबई कैसे जाऊँगा अपना काम छोड़ के, तो है ही नहीं ना, फेसलेस असेसमेंट है। इसके अंदर जब तक बहुत अर्जेंसी ना हो तब तक आमने सामने बैठने की बात है ही नहीं। जो कुछ होगा वो सब ईमेल के थ्रू होगा, बहुत होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, कहीं आने जाने की इसमें है ही नहीं चीज़ें। एक्सेप्शनल कंडीशंस हो तो अलग बात है, अदरवाइज कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है भाई, तो आपका जो केस है वो ऑटोमेटिकली किसी असेसमेंट जो यूनिट है, किसी भी रीजनल आप कह सकते हैं सेंटर का असेसमेंट यूनिट, उसको आपका केस एलोकेट कर दिया। So where a case is assigned to the assessment unit, it may make a request to the national assessment for obtaining such further information, document evidence from the SSC, conducting of certain inquiry or verification by verification unit, seeking technical help from the technical unit. Already मैं बता चुका हूँ आपको कि मान लीजिए मिस्टर ए जो है वो दिल्ली के रहने वाले हैं और उनका केस जो है वो अहमदाबाद का जो रीजनल असेसमेंट सेंटर है उसके असेसमेंट यूनिट के पास चला गया। ठीक है, ए तो दिल्ली में रहते हैं, उनका केस अहमदाबाद के जो यूनिट है वहाँ पे चला गया। अब अहमदाबाद का जो असेसमेंट यूनिट है वो ए के केस को पढ़ रहा है, समझ रहा है, बट ए के केस को पूरे तरीके से और अच्छे तरीके से जानने के लिए, क्योंकि इसके बाद ही ड्राफ्टिंग होगी, रिप्लाई किया जाएगा, तो जो असेसमेंट सेंटर है उसको कुछ सवाल जो है या कुछ चीज़ों का जवाब चाहिए या कुछ चीज़ों के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने कुछ ही देर पहले कहा कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि टेक्निकल नेचर का है तो टेक्निकल यूनिट की हेल्प ली जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो वेरिफिकेशन की है, वेरिफिकेशन मतलब मान लीजिए ए ने बोला है कि मेरी 4 प्रॉपर्टी जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है, एक बैंगलोर में, एक पुणे में है। अब ये सच कह रहा है झूठ कह रहा है, इसके लिए वेरिफिकेशन करानी है, तो वेरिफिकेशन यूनिट की हेल्प ली जाएगी और वेरिफिकेशन यूनिट इन जगहों पे जाके वेरीफाई करेगा कि ये प्रॉपर्टी भाई ए की भी है या नहीं है, ये सब चीज़ें। पर ये सब असेसमेंट यूनिट खुद नहीं करेगा, असेसमेंट यूनिट ये सब क्वेश्चन लिख के भेजेगा नेशनल ई असेसमेंट को, और नेशनल ई असेसमेंट जो होगा वो किसी भी जगह के, किसी भी रीजनल जो आपके सेंटर हैं उसके वेरिफिकेशन और उसके ही जो एक तरीके से
टेक्निकल यूनिट है उसको कह देगा कि भाई ये सवाल है, ज़रा वेरीफाई करके बताइए, ये चीज़ें इसको टेक्निकली सही है कि नहीं, ये सब बताइए। तो जो भी कुछ होगा यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, वेर अ केस इज असाइंड टू असेसमेंट यूनिट इट मे अ रिक्वेस्ट टू द नेशनल, मेक अ रिक्वेस्ट टू द नेशनल असेसमेंट। कहने के लिए तो अहमदाबाद जो ब्रांच है उसका भी तो अपना भाई टेक्निकल यूनिट है, उसका भी तो अपना वेरिफिकेशन यूनिट है, बट असेसमेंट यूनिट अपने आप किसी को नहीं बोलेगा। जो कुछ मांगना है, जो कुछ कहना है, वो सब कुछ डायरेक्टली आपको नेशनल जो ई असेसमेंट सेंटर है उसके पास लिख के कहना है। फिर नेशनल ई असेसमेंट वो कहाँ भेजेगा, किसको भेजेगा, वो जाने, आपको नहीं करना। हो सकता है जो चीज़ का आप जवाब ढूंढ रहे हैं वो हो सकता है आपका जो बगल वाला यूनिट है वो भी कर सकता हो, बट एज अ असेसमेंट यूनिट आप अपने बगल वाले यूनिट की या आपने जो आपकी स्टेट है या जो भी आपकी सिटी है उसके जो एक विंग है, जैसे आपका असेसमेंट यूनिट है, दूसरा बंदा बैठे है वो टेक्निकल यूनिट का है, तीसरा वेरिफिकेशन, तो हो सकता है जो अगल बगल बैठे हैं उनको पता है जवाब, बट आप उनसे नहीं पूछेंगे। आप किससे पूछेंगे? हमेशा नेशनल ये असेसमेंट यूनिट से पूछेंगे कि भाई ये सवाल है, इनका जवाब मुझे ला के दो, ऐसे होगा। तो जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, जो कुछ होगा नेशनल ई असेसमेंट के जरिए होगा, उसको बिना इन्वॉल्व किए आप कुछ नहीं कर सकते। Where a request for obtaining further information, document or evidence from the SSC or any other person has been made by the assessment unit, the National Faceless Assessment shall issue appropriate notice or requisition to the SSC. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि भाई where a request for obtaining further information, document, evidence from SSC or any person, तो कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप असेसमेंट यूनिट होने के नाते नेशनल ई असेसमेंट को बताएंगे, और नेशनल ई असेसमेंट जो होगा वो एसएससी को बोलेगा भाई मुझे ये पेपर्स ला के दो। तो जो कुछ होना है, सिंपल सी बात है, नेशनल ई असेसमेंट के थ्रू होना है। डायरेक्टली आप भले जानते हैं नहीं जानते, आप डायरेक्टली एसएससी को कांटेक्ट नहीं करेंगे। जो कुछ होगा नेशनल ई असेसमेंट के जरिए होगा। The SSC or any other person as the case may be shall file his response to the national assessment system. अब वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो SSC है वो डायरेक्टली असेसमेंट यूनिट को रिप्लाई नहीं करेगा। वो किसको रिप्लाई करेगा? वो जो भी रिप्लाई करेगा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को करेगा, और जो रिप्लाई नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के पास आएगा वो रिप्लाई नेशनल फेसलेस असेसमेंट आगे बढ़ाएगा उस क्या कहते हैं आप, जो ऊपर हम बात करके आए थे, उस ऑथराइज यूनिट को या उस यूनिट को जो जहाँ पे भी आपका केस चल रहा है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। बट डायरेक्टली आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, ना एसएससी का होगा ना इनकम टैक्स की अथॉरिटी का कोई एसएससी के साथ होगा। तो ये चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है जो बताई गई है। Where a request for conducting of certain inquiry or verification by verification unit has been made by the assessment unit, the request shall be assigned by the National Faceless Assessment to a verification unit in one regional faceless assessment center through automated allocation system। मतलब ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई अगर कोई सवाल जवाब करने हैं, वेरिफिकेशन करना है, तो असेसमेंट यूनिट वेरिफिकेशन यूनिट को डायरेक्टली नहीं कह सकता। असेसमेंट यूनिट जो है वो नेशनल ई असेसमेंट को कहेगा, और नेशनल ई असेसमेंट जो होगा वो किसी फिर रीजनल ऑफिस के वेरिफिकेशन यूनिट से आपके लिए वेरिफिकेशन करवाएगा। तो जो बात ऊपर कही है वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। इसके अलावा कहते हैं वेयर अ रिक्वेस्ट फॉर सीकिंग टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम टेक्निकल टीम हैज बीन मेड, द रिक्वेस्ट शैल बी असाइंड बाय द नेशनल फेसलेस असेसमेंट टू अ टेक्निकल टीम। तो चाहे असेसमेंट यूनिट को वेरिफिकेशन की मदद चाहिए हो, टेक्निकल हेल्प चाहिए हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़, फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ कि अपने आप असेसमेंट यूनिट किसी भी टेक्निकल यूनिट या किसी भी वेरिफिकेशन यूनिट से मदद नहीं मांग सकता। जो असेसमेंट यूनिट है उसको हमेशा और हमेशा कोई भी चीज़ चाहिए अगर, तो उसको जाना पड़ेगा नेशनल ई असेसमेंट के पास। जाना पड़ेगा मतलब ईमेल लिखना पड़ेगा कि सर मुझे इन सवालों के आंसर्स चाहिए, और अगर वो सवाल टेक्निकल रिलेटेड है या वो सवाल आपके जो हम बात कर रहे थे वेरिफिकेशन रिलेटेड है, जो भी है उनकी कैटेगरी सेलेक्ट करके ईमेल भेजना होगा। जब ईमेल नेशनल ई असेसमेंट को जाएगा तो नेशनल ई असेसमेंट ऑटोमेटिकली ये जो ईमेल है वो अलग अलग रीजनल सेंटर्स जो हैं उनको ये भेज देगा। जिसको भी लगेगा नेशनल ई असेसमेंट को कि भाई उसके पास कम काम है, उसको ये ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा। तो आपको जो सवाल पूछने एज एन असेसमेंट यूनिट आप पूछिए, बट उसका जवाब कहाँ से आएगा, कौन सी जगह से आएगा, ये आप तय नहीं करेंगे एज एन असेसमेंट यूनिट। ये नेशनल ई असेसमेंट यूनिट अपने आप रैंडमली तय करेगा कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन किसको भेजना है। अब यहाँ पे एक सवाल दिमाग में शायद आए कि सर क्या इससे टाइम ज़्यादा तो नहीं लगेगा? मतलब एक चीज़ जो एक जगह हो सकती है उसके लिए हम 4 जगह के अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, ये सिस्टम आप खुद ही देख रहे हैं कि ये जो सेक्शन इंसर्ट किया गया है सेक्शन 144B, ये बहुत पुराना सेक्शन नहीं है,
और जब कभी भी कोई कानून इम्प्लीमेंट होता है 1-2 साल के अंदर उसकी प्रोग्रेस नहीं पता चलती, ना सक्सेस पता चलती है ना फेलियर पता चलती है। 1-2 साल तो वो सक्सेस में ही बिता देता है अपने, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो समय कुछ बीत जाए, 3-4 साल बीत जाए, तब पता चलता है कि उसने क्या ग्राउंड लेवल पे किया है। तो वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल की रिपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया कि एज अ मैटर टू स्टार्ट विद इस पूरे सिस्टम को अबाउट 58,000 केस एलोकेट करे गए हैं, जिसका अबाउट 7,000 केसेस का अभी तक निपटारा हुआ है। अब ये अगेन मैं आप पे छोड़ता हूँ ये डिसाइड करने के लिए कि ये कितना सही है और कितनी स्पीड से काम कर रहा है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि ये जो स्कीम है इससे जल्दी जल्दी काम होगा, इंटरफेरेंस वगैरह जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, करप्शन है, वो सब चीज़ें कम होंगी, ये माना जा रहा है। ठीक है। The National Faceless Assessment Center shall send the report received from the verification unit or the technical unit to the concerned assessment unit. तो देखो आप देख रहे हो कि जो assessment unit ने सवाल पूछा था नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर में, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने आगे टेक्निकल यूनिट को या वेरिफिकेशन यूनिट को बता दिया, जो वेरिफिकेशन यूनिट है इनसे सवाल पूछा। अब जब ये लोग आंसर करेंगे तो भी ये डायरेक्टली इनको आंसर करेंगे, और फिर ये जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट होगा ये फिर आपके सो कॉल्ड एज असेसमेंट यूनिट को आंसर करेगा। तो जो कुछ होगा, जो करस्पॉन्डेंस होगी वो इनको होके जाएगी, नेशनल फेसलेस असेसमेंट के थ्रू होके जाएगी। Where the SSC fails to comply with the notice issued, the National Faceless Assessment Center shall serve upon an SSC a notice giving him an opportunity to show cause on the date and time to be specified in the notice why the assessment in this case should not be completed subject to the best assessment. तो अब जब सब कुछ हो गया मतलब क्या, स्टार्टिंग से अगर बात करें कि जो असेसमेंट का नोटिस दिया गया था एसएससी को, उसने 2 ऑप्शन थे, या तो जवाब दिया या फिर नहीं दिया। नहीं जवाब दिया तो एक केस पहले बिगड़ गया उसके लिए, क्योंकि उसने जवाब नहीं दिया तो जो एविडेंस अवेलेबल है उसके तौर पे अब डिसाइड होगा। अगर उसने अपनी तरफ से जवाब दिया है, भले वो सही है या गलत है वो तो बाद में पता चलेगा, बट जवाब दिया है तो उसके बेसिस पे फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी वेरीफाई करेंगे कि जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है नहीं कह रहा है। उसके बेसिस पे आपने देखा टेक्निकल यूनिट को इफ़ रिक्वायर्ड एंड देन वेरिफिकेशन यूनिट को इफ़ रिक्वायर्ड इन्वॉल्व किया जाएगा, और फिर फाइनली एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। पर इन सब के बाद जब इनकम टैक्स की तरफ से नेशनल फाइनेंशियल या नेशनल फेसलेस असेसमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो फाइनल जो इन सब लोगों की मेहनत थी, जो असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन, टेक्निकल यूनिट, इन सब की मेहनत के बाद जो रिजल्ट आया, जो जवाब तैयार किया गया, वो एसएससी को भेज दिया और एसएससी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। पहली बार तो एसएससी ने लिख के भेज दिया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है, उस चीज़ को वेरीफाई किया गया, वेरीफाई करने के बाद एसएससी को जवाब वापस भेजा गया, उसका एसएससी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो इन दैट केस भाई फिर और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो बस यही है कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम केस को सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये तो है इसका कि जल्दी केस का निपटारा हो, बट ये भी नहीं है कि किसी के साथ इनजस्टिस हो। बट फिर ये भी नहीं है कि हम सामने वाले के जवाब का वेट करते रहें कि वो आज जवाब देगा, कल जवाब देगा। एक रीजनेबल समय दिया जाएगा, अगर उस समय के अंदर जवाब नहीं आता तो फिर वही है कि एक्स पार्टी जो आप बहुत बार कोर्ट ऑफ लॉ में सुनते हैं उसी तौर पे ये डिसाइड होगा। The SSC shall within the time specified in the notice file his response to the National Faceless Assessment Center. Where the SSC fails to file the response to the notice to the National Faceless Assessment Center shall intimate such failure to the assessment unit. अब जब जवाब आना था, मान लीजिए एक आ गया कि 15 दिन के अंदर SSC को जवाब देना है, ये सेकंड टाइम जवाब की बारी है, क्योंकि पहले नेशनल फाइनेंशियल कह रहा हूँ फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने मिस्टर ए को नोटिस भेजा, ए ने मान लीजिए जवाब दिया, जवाब जब इसको दिया तो इन्होंने आगे असेसमेंट सेंटर को एलोकेट कर दिया। असेसमेंट सेंटर ने हो सकता है टेक्निकल यूनिट की या वेरिफिकेशन यूनिट की मदद मांगी, उसके बाद चीज़ों को वेरीफाई किया, फिर उन्होंने जवाब ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट करके एनएफएसी को दिया, एनएफएसी ने ए को जवाब आगे भेज दिया। अब अगर ए को कुछ कहना है तो ए को बताना है, बट मान लीजिए एनएफएसी ने जो जवाब ए को दिया उसके बाद ए ने कुछ भी नहीं कहा, और जो 15 दिन का समय था ये कह दिया गया था कि 15 दिन के अंदर आपको जवाब देना है, ए ने कोई जवाब नहीं दिया, तो इन दैट केस जो एनएफएसी है वो बता देगा कि भाई असेसमेंट यूनिट को कि जो आपने जवाब जो भी भेजा था उसका कोई भी एसएससी की तरफ से जवाब नहीं आया। तो फिर अब इस केस की एंडिंग की तरफ बढ़ा जाएगा, यानी जो भी हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है उसी को बेस्ट एविडेंस मान लिया जाएगा और उसी के बेसिस पे केस का निपटारा किया जाएगा। The assessment unit shall, after taking into account all relevant material available on record, make in writing a draft assessment order best of its judgment and send a copy of the order to the National Faceless Assessment. तो भाई अब जब कोई जवाब सामने तरफ से नहीं आ रहा तो जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है उसी के बेसिस पे
डिसीजन दे दिया गया और जो डिसीजन है वो फिर भेज दिया जाएगा, जो एसएससी है उसको भेज दिया कि भाई ये फाइनली टैक्स की लायबिलिटी बनती है, इतना आपको देना है या इतना नहीं, इतना ही रिफंड आपको मिलेगा। जो भी केस था, मतलब हमारे सामने कोई केस तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जो भी मुकदमा था उसका फाइनल जो आउटकम है वो नेशनल फेसलेस असेसमेंट अथॉरिटी या सेंटर की तरफ से एसएससी को भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर शैल एग्जामिन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड वेयर अपॉन, थोड़ा सा पढ़ के समझाऊंगा, इट में डिसाइड टू फाइनलाइज असेसमेंट इन केस नो वेरिएशन हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी इज प्रपोज्ड एज पर द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एंड सर्व अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर एंड द नोटिस फॉर इंटीमेटिंग पेनल्टी प्रोसीडिंग इफ एनी टू द एसएससी। तो 3 स्टेजेस हैं यहाँ पे। पहली स्टेज मैंने पढ़ ली, दूसरी क्या है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द एसएससी इन केस ऑफ वेरिएशन प्रीजुडिशियल मतलब हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी इज प्रपोज्ड बाय सर्विंग नोटिस अपॉन हिम। थर्ड क्या है, असाइन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर टू रिव्यू यूनिट इन वन रीजनल फेसलेस असेसमेंट थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। मतलब ये हुआ यहाँ पे। तो अभी तक की कहानी हमारी ये हो चुकी है कि भाई दोबारा से अगर याद दिलाऊं, क्योंकि ये प्रोसेस इतना बड़ा है कि अगर एक भी लिंक टूटा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। तो अभी तक की कहानी हमारी ये हुई है कि जो एसएससी है उसको जब हमने नोटिस भेजा इनिशियल शुरू में, फिर उसने उसका जवाब दिया। उसका जवाब जो था वो नेशनल सो कॉल्ड एज फेसलेस अथॉरिटी ने आगे असेसमेंट यूनिट को भेजा, जो कि कहीं भी हो सकता है। इफ़ असेसमेंट यूनिट को मदद की ज़रूरत लगी तो उन्होंने नेशनल फेसलेस अथॉरिटी को बताया कि हमें टेक्निकल हेल्प चाहिए या हमें वेरिफिकेशन हेल्प चाहिए। वो उनकी हेल्प कराई गई और जो भी वहाँ से आंसर आया, चाहे वेरिफिकेशन या फिर टेक्निकल टीम की तरफ से, वो असेसमेंट यूनिट को बताया गया। असेसमेंट यूनिट ने उसके बेसिस पे अपना रिप्लाई जो था वो ड्राफ्ट किया और वो ड्राफ्ट करने के बाद फेसलेस अथॉरिटी को दे दिया। फेसलेस ने आगे ये चीज़ एसएससी को भेज दी और एसएससी ने कहा भाई ये हमारे हिसाब से आपकी फाइंडिंग बनती है, अगर आपको कुछ कहना है तो बताइए, नहीं तो हम ये मान लेंगे कि ये चीज़ सही है। अब अगर उसके जवाब में कुछ भी नहीं कहा गया एसएससी की तरफ से, तो फिर तो जो भी आपने जवाब तैयार किया वो ठीक है। बट जस्ट इन केस एसएससी सामने से कुछ बोलता है, कहता है कि नहीं ये जो चीज़ें आपने करी हैं इसमें ये सेक्शन के प्रोविजन ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी केस चल रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि वो टैक्स के इवेजन का है, टैक्स की चोरी का है, टैक्स कम दिया है, रिफंड ज़्यादा मिलना चाहिए उसका है, जो भी केस चल रहा है, तो टैक्स पेयर ने अगर रिप्लाई, एसएससी ने रिप्लाई किया तो फिर उस रिप्लाई को देखा जाएगा कि वो क्या कह रहा है और उसके हिसाब से फिर आगे उसको रिप्लाई दिया जाएगा। तो अब इतने समझने के बाद अब जो अभी मैंने पढ़ा उसमें ये कहा गया है कि जब आप ये फाइनल इस मोड पे आ जाते हैं कि ठीक है भाई सामने वाला अब रिप्लाई नहीं कर रहा है, यानी एसएससी जो है रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो हमें अब फाइनल अपना ऑर्डर जो है वो दे देना चाहिए। अभी तक मैंने उसको ये कहा था कि भाई 15 दिनों के अंदर रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर हम मान लेंगे कि तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है और जो भी हमारे हिसाब से बेस्ट जजमेंट होगी वो हम दे देंगे, ठीक है। उसने फिर भी कोई रिप्लाई नहीं किया। तो अब 15 दिन बीत चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, फाइनल एक तरीके से बोलेंगे असेसमेंट यूनिट को कि लाओ भाई 15 दिन पूरे हो गए, जो आपका फाइनल है इस चीज़ को लेके, इस केस को लेके वो बता दो। तो जो असेसमेंट यूनिट होगा वो अपनी फाइनल जो भी बातचीत है वो लिख के भेजेगा फेसलेस सेंटर को। जो फेसलेस सेंटर नहीं है एक्चुअली नेशनल फेसलेस असेसमेंट, वो जो ऊपर पढ़ के आए वो पूरा टर्मिनोलॉजी जो लंबा सा नाम है उसको भेजेगा। अगर जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है उसको पढ़ने जब उसके पास ये चीज़ पहुंचती है, उसको ऐसा लगता है कि भाई पहले भी टैक्स लायबिलिटी 10 लाख रुपए की बन रही थी इस बंदे की और अभी भी इतना सब कुछ हो गया और 10 ही लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो उस बंदे ने अगर जवाब नहीं भी दिया तो भी उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई लॉस तो है नहीं। पहले भी 10 लाख की टैक्स लायबिलिटी बन रही थी और अभी भी 10 लाख की ही बन रही है, तो कोई उसकी दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर वो ये कॉपी की जो ऑर्डर है वो उसको भेज देंगे, कहेंगे भाई 10 लाख ही टैक्स बनता है तुम्हारा, जस्ट इन केस अगर 10 लाख का एग्जाम्पल मैंने लिया है। बट इन अदर केस जो पॉइंट नंबर सेकंड है, पहले 10 लाख की टैक्स लायबिलिटी थी, बट जब ये सब अब सिस्टम हुआ तो और किसी ऑफिसर ने कुछ पॉइंट पकड़ लिए, तो उसकी वजह से अब जो लायबिलिटी है वो 10 नहीं 15 लाख रुपए की बन रही है। तो 15 लाख रुपए की लायबिलिटी मतलब 50% लायबिलिटी उसकी बढ़ गई। वो कम करवाने आया था, लायबिलिटी उसकी और बढ़ गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि उस बंदे को एक बार फिर नोटिस भेजेंगे कि भाई देख लायबिलिटी पहले 10 की थी, अब 15 की हो गई है, अभी कुछ कहना है तो बता दो, नहीं तो हम फाइनल ऑर्डर इशू कर देंगे। फिर अपील करना कुछ करना वो अलग बात है, बट अपनी तरफ से हम फाइनल ऑर्डर इशू कर देंगे। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा ये है कि जब ये असेसमेंट यूनिट अपना जवाब तैयार करके भेजता है नेशनल फेसलेस असेसमेंट को, पर उन्हें लगता है नेशनल फेसलेस असेसमेंट को कि ये जो जवाब तैयार किया गया है इसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं अभी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो रह गई हैं, प्रॉपर्ली ड्राफ्ट नहीं हुई हैं।
तो इन दैट केस नेशनल फेसलेस असेसमेंट जो होगा वो ये चीज़ जो अभी असेसमेंट यूनिट की तरफ से ड्राफ्ट होके आई है किसी और रिव्यू यूनिट को भेज देगा, किसी और जगह की रिव्यू यूनिट को। तो अभी अगर मान लीजिए हमारा केस जो था वो अहमदाबाद का असेसमेंट यूनिट देख रहा था, तो अब अगर हमें लग रहा है कि अहमदाबाद के असेसमेंट यूनिट ने जो असेसमेंट किया है वो उतना भी ठीक नहीं है, कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर हो सकती हैं, तो नेशनल फेसलेस असेसमेंट क्या करेगा, इस कॉपी को जो आया है अहमदाबाद के एक्चुअली यूनिट से या अहमदाबाद जो है उसके असेसमेंट यूनिट से, अगर नेशनल फेसलेस को लगता है कि इसके अंदर और चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो वो फिर किसी और जगह के किसी और रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के रिव्यू यूनिट को ये भेज देगा कि भाई इसको रिव्यू करो और देखो कि ये जो लिखा है इसके अंदर क्या सब कुछ सही है या कुछ ऐड ऑन और किया जा सकता है। मतलब ऐड ऑन और किया जा सकता है ये नहीं कि परेशान करना है, बट क्या जनरली कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है और एसएससी के केस में, जिससे कि हमारा यानी इनकम टैक्स का केस और ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो ये जो प्रोसेस है वो चलेगा। तो आप खुद ही देख रहे हैं कितना बड़ा प्रोसेस है। फिर मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि भाई जो ये है ये कितना कामयाब है और कितना इसके अंदर फ़ायदा हुआ है या होगा। तो ये इस स्टार्ट से फ़िलहाल के लिए हमारे सामने है कि इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया, अबाउट 58,000 केसेस जो थे वो इसको हैंड ओवर किए गए और अबाउट 10% से ज़्यादा केसेस उन्होंने अभी तक निपटा दिए हैं। अब इसको हम बहुत कम भी मान सकते हैं और प्रोग्रेस ठीक ठाक भी मान सकते हैं, बिकॉज टैक्स के मैटर और जितना यहाँ पे सिस्टम इतना बना हुआ है, ये उतना इजी भी नहीं है कि तुरंत ये काम होता जाए। फिर आपने सामने वाले को भी समय देना है, और बीइंग अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे ईमेल्स वगैरह, मैं ये नहीं कहता लोग यूज़ नहीं करते, ऑफिस में तो सब यूज़ करते ही हैं, पर फिर भी उतने फ्रेंडली शायद नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक हर्डल हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही धीरे काम कर रहा है, दे कैन बी सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, बट एक्चुअल रियलिटी 3-4 साल बाद ही हमें पता चलेगी कि ये सिस्टम कहाँ पे स्टैंड करता है। आगे देखते हैं। द रिव्यू यूनिट शैल कंडक्ट द रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। तो रिव्यू यूनिट जो ऊपर हम बात कर रहे थे, जो किसी और जगह का था, जब असेसमेंट यूनिट की तरफ से जवाब नेशनल फेसलेस असेसमेंट को आया और उन्हें लगा कि यार इसके अंदर कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं, तो उन्होंने किसी और रीजनल सेंटर के रिव्यू यूनिट को ये भेज दिया कि आप ज़रा इसको देख लो ये क्या है। अगर वहाँ का जो दूसरी जगह का रिव्यू यूनिट है वो ये कहता है कि जो लिखा है वो एकदम सही लिखा है, तो फिर ठीक है, फिर तो डबल श्योर हो गए आपकी जो लिखा है वो सब सही है। तो फिर डायरेक्टली ये चीज़ जो थी वो नेशनल फेसलेस असेसमेंट को दी गई, और वो जो नेशनल फेसलेस असेसमेट है उसने आगे ये चीज़ जो थी कंसर्न एसएससी को भेज दी। अगर जो रिव्यू यूनिट है वो कुछ चेंजेस सजेस्ट करता है, तो वो चेंजेस अपने सजेस्ट करेगा और नेशनल फेसलेस असेसमेंट को भेज देगा। अब जब नेशनल फेसलेस असेसमेंट के पास ये सब चेंजेस आएंगे और उन्हें लगता है कि ये जो चेंजेस हैं वो सही किए गए हैं, तो डेफिनेटली वो इस पर सोच सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। और यहाँ पे भी ये चीज़ ऐसे नहीं होगी। जो रिव्यू यूनिट ने मान लीजिए जो चेंजेस सजेस्ट किए हैं, तो नेशनल जो फेसलेस असेसमेंट है, जब उसके पास ये चेंजेस आएंगे तो नेशनल फेसलेस असेसमेंट इसको खुद अडॉप्ट करे या रिजेक्ट करे वो खुद तय नहीं करेगा। वो फिर किसी और जिस बंदे ने पहले, जिस रीजनल ऑफिस ने पहले इस केस को असेस किया है, उसके अलावा किसी और जगह के, किसी और रीजनल सेंटर के असेसमेंट यूनिट को ये केस भेज देगा कि भाई देखो ये इसके अंदर हुआ है, और उसके बाद हमने नेशनल फेसलेस असेसमेंट होने के नाते ये केस हमें लगा कि इसको रिव्यू करना चाहिए, तो जो भी जजमेंट आई उसको रिव्यू करने के लिए हमने कहीं किसी और जगह के रिव्यू यूनिट पे भेजा। रिव्यू यूनिट ने ये चेंजेस सजेस्ट किए। अब आपसे हम डबल चेक करना चाहते हैं कि जो पहले ऑफिसर ने असेसमेंट यूनिट में लिखा था और जो रिव्यू यूनिट जो है उसने जो चेंजेस सजेस्ट किए हैं, क्या ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, इन दोनों में से एक, या कोई इसका बीच का रास्ता होना चाहिए। ये सब चीज़ें नेशनल फेसलेस असेसमेंट अब किसी और ऑथराइज या ऐसे कहते थे किसी और असेसमेंट यूनिट जो किसी भी और जगह का होगा एक्सेप्ट अहमदाबाद, क्योंकि हमारा केस अगर अहमदाबाद में चल रहा है तो उस जगह के यूनिट को छोड़ के किसी और यूनिट को ये भेजेगा। द रीज़न बीइंग कि अगर उसी को आप दोबारा से पूछेंगे भाई तेरे खिलाफ ये चीज़ें आई हैं, तो वो बंदा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉर श्योर। तो इसलिए किसी और जगह के असेसमेंट यूनिट से सवाल पूछा जाएगा। The assessment unit shall, after considering variations suggested by the review unit, send the final assessment order to the national faceless assessment। तो ऊपर जो हमने बात करी उससे एक स्टेप आगे है कि भाई जब पूछा नेशनल फेसलेस असेसमेंट के थ्रू कि भाई ये सही है कि नहीं किसी और जगह के असेसमेंट यूनिट से, तो उसने अपना जवाब दे दिया नेशनल फेसलेस असेसमेंट को कि ये क्या है और क्या नहीं। और उसके बाद फाइनली अब हम बात करते हैं अपील्स के बारे में, क्योंकि जो यहाँ पे हो गया, मतलब अगर नेशनल फेसलेस असेसमेंट को 2-3 जगह से ओपिनियन मिल गई तो फिर उसने और कुछ नहीं सोचना, अब कितना पूछे, तो उसने डायरेक्टली ये जवाब जो था, जो भी फाइनल बना, वो एसएससी को भेज दिया। अब एसएससी को लगता है कि नहीं मेरे साथ तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो फिर वो अपील वगैरह फाइल कर सकता है, उसका प्रोसेस भी नीचे दे रखा है।
तो अगर एसएससी को लगता है कि भाई उसके साथ इतना भी प्रोसेस हो गया बट फिर भी उसके साथ गलत हुआ है, तो वो अपील फाइल करेगा। वो टैक्स क्यों ज़्यादा देगा, या अगर रिफंड का मामला था तो रिफंड क्यों वो कम लेगा, तो वो अपील फाइल कर सकता है, अपना डिस्प्यूट जो है उसको बता सकता है। और डेफिनेटली उसके हिसाब से जो भी वो डिस्प्यूट रेज करता है, अगर जो वो कहता है वो बात ठीक निकलती है, तो जो उसका असेसमेंट ऑर्डर था उसको रिवाइज कर दिया जाएगा। रिवाइज का मतलब ये है कि अगर पहले उसकी टैक्स लायबिलिटी 10 लाख रुपए की आ रही थी, तो अगर भाई वो जो डिस्प्यूट रेज करता है वो और वो सही पाया जाता है, तो लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया जाएगा। जो वो कह रहा है 8 लाख रुपए, 8 लाख कर दिया जाएगा, 7 कह रहा है 7, मतलब ऐसे नहीं कि जो वो मुंह से कह रहा है ये नहीं, बट जो वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है, जो अपनी बात सामने रख रहा है, उसके बेसिस पे अगर उसकी लायबिलिटी कम होनी है तो वो कर दी जाएगी। और जो लायबिलिटी कम हुई है वो डेफिनेटली एक रिवाइज्ड ऑर्डर इशू किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। और जो रिवाइज ऑर्डर होगा उसके हिसाब से फिर जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। रिवाइज ऑर्डर नेशनल फेसलेस असेसमेंट उस एसएससी को भेजेगा और उसके हिसाब से टैक्स देना होगा। Where the eligible SSC files his objection to with the dispute resolution panel, the National Faceless Assessment Center shall, upon the receipt of the direction issued by the dispute resolution panel, forward such direction to the concerned unit। तो ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई अगर उसको दिक्कत थी, तकलीफ थी एसएससी को, तो उसने अपना डिस्प्यूट फाइल किया, और जब डिस्प्यूट फाइल किया और जो भी बातें उसने डिस्प्यूट के अंदर कही हैं, तो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लान पैनल होगा वो नेशनल फेसलेस असेसमेंट को बताएगा कि भाई ये केस के अंदर ये चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं या ये बातें एक्स्ट्रा बंदा कह रहा है। तो नेशनल फेसलेस असेसमेंट क्या करेगा, उस चीज़ को फिर दोबारा से जो भी असेसिंग यूनिट है जिसने भी ये केस सॉल्व किया है उसको भेजेगा और फिर पूछेगा, उससे जवाब सवाल करेगा। The assessment unit shall, in conformity of the direction issued by the dispute resolution panel, prepare a draft assessment order and send a copy of the order to the National Faceless Assessment Center। तो जो भी फाइनल डायरेक्शंस होंगे उसको करके बता दिया जाएगा। तो लिखा असेसमेंट यूनिट शैल इन कंफर्मिटी विद द डायरेक्शन इशूड बाय द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। तो जो भी मतलब एसएससी है जो ऊपर से हम बात करके आ रहे हैं, एक ही बात अलग अलग तरीके से कही जा रही है कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है, अब उसको लगा कि भाई जो एसएससी कह रहा है वो सही बात है, तो वो आगे ये बात बोलेगा नेशनल असेसमेंट सेंटर को। नेशनल असेसमेंट सेंटर असेसिंग यूनिट को बोलेगा, असेसिंग यूनिट वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन के बाद सब कुछ ठीक निकलता है, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ने अग्री किया है वो भी तो किसी बात को सोच समझ के ही किया होगा ना, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। फाइनली ऑर्डर जो है वो पास किया जाएगा। जो भी ऑर्डर होगा, चाहे वो लायबिलिटी कम करने का है, रिफंड करने का है, जो भी, उसकी कॉपी एसएससी को भेज दी जाएगी। यहाँ पे कहा गया आखिरी पॉइंट में कि जो भी नेशनल फेसलेस, जब ये केस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी इस केस से रिलेटेड सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ईमेल्स वगैरह, वो सारे के सारे उस असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे जो कि आपके एरिया का है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, मान लीजिए आप पुणे में रहते हैं तो पुणे में भी कोई जगह होगी, वो भी अलग अलग डिविजन्स में बटा होगा और हर डिवीजन का अपना एक असेसिंग ऑफिसर होगा। तो यहाँ का जो केस एक बार सॉर्ट आउट हो जाता है तो उसके बाद सारी फाइल जो है असेसिंग ऑफिसर के पास चली जाएंगी, और फिर कभी भी फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है तो आप असेसिंग ऑफिसर से उस चीज़ को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं या उसके बारे में उनसे बातचीत कर सकते हैं। अथॉरिटीज़ जो ऊपर हमने बात करी कि भाई वेरिफिकेशन यूनिट होगा, असेसमेंट यूनिट होगा, टेक्निकल रिव्यू, इसके अंदर कौन कौन लोग होंगे तो वो बताया गया है कि एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, मतलब बड़े बड़े सीनियर लोग होंगे, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सारे के सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस को चलाएंगे या इन पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि जो एसएससी है उसको दिक्कत ना आए। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, जो गवर्नमेंट की भी टैगलाइन है कि ऑनरिंग द ऑनेस्ट, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए ये सब लोग जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। कम्युनिकेशन बिटवीन नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एंड द एसएससी, ऑल कम्युनिकेशन, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, बिटवीन नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एंड द एसएससी और इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, जो कि सीएस, सीए या टैक्स कंसल्टेंट कोई भी हो सकता है, शैल बी एक्सचेंज एक्सक्लूसिवली बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो कोई मिलने जुलने का कोई, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि मेरा केस कहाँ पे है। मैंने जैसे कि मैंने कहा भाई हो सकता है मैं दिल्ली में रहता हूँ, अब दिल्ली भी इतना बड़ा है, इसमें भी इतने सारे इनकम टैक्स के लोग काम करते हैं, तो चलो फिर भी, बट अगर ऐसा प्रोसेस है जो ऑनलाइन है तो मुझे बिल्कुल, जैसे आपकी सीएस की कॉपी है ना, आपको पता है कि आपकी कॉपी कहाँ जा रही है ना, जो बंदा चेक कर रहा है उसको भी नहीं पता मैं किसकी कॉपी चेक कर रहा हूँ। तो इसी से आइडिया लगा लो, मतलब ये बात नेशनल फेसलेस असेसमेंट से सेंटर से कम नहीं है। आपको कुछ कहना है तो आप किसको कहते हो, उसको थोड़े कहते हो कि जिसने कॉपी चेक करी हो, तो उसको तो आप जानते ही नहीं हो, आप किसको बोलते हो, रीवेरिफिकेशन करना है या कुछ भी ऐसा करना है, किसको, आईसीएसआई को बोलते हो। तो आईसीएसआई फिर उसको करवाता है, किससे करवाता है, क्या करवाता है, ये आपको पता ही कुछ नहीं है।
तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि हमें जो कुछ करना है वो सब कुछ नेशनल असेसमेंट सेंटर के थ्रू होगा, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा। व्हेन वी से इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब कम्युनिकेशन, अगर कुछ आएगा तो मेरे फ़ोन पे भी आएगा, मेरे ईमेल पे भी आएगा। इसी तरीके से आपको अगर कुछ भी कहना है, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो आपस में बात करेंगी, जो इनकम टैक्स की इंटरनल अथॉरिटीज़ हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ही इस्तेमाल करेंगी। अगर एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा लगता है तो कहते हैं कि भाई केस को ट्रांसफ़र करना चाहिए इस नेशनल सो कॉल्ड एज फेसलेस असेसमेंट स्कीम से उठा के नॉर्मल केस के तौर पे डील आउट करना चाहिए, तो वो भी किया जा सकता है, और उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए रहेगी। द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इन चार्ज ऑफ द नेशनल फेसलेस असेसमेंट may at any stage of the assessment, if considered necessary, transfer the case to the assessing officer having jurisdiction with the approval of the board। तो कर सकते हैं, बट अगर हर केस को यहाँ से उठा के नॉर्मल तरीके से ही डिस्कस करने लगे तो फिर इस केस की या इस पूरे प्रोसेस की रिलेवेंसी खत्म हो जाएगी। तो आप कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको फिर वही है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का अप्रूवल चाहिए रहेगा, और ये एक्सेप्शन कंडीशन या एक्सेप्शन केसेस में ही दिया जा सकेगा। तो चलिए, दैट्स ऑल फाइनली वी हैव फॉर दिस चैप्टर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर और इसके अमेंडमेंट जो थे वो भी अब यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो डेफिनेटली एक नए चैप्टर से अपनी बात को शुरुआत करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आई होगी। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे CS प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, एंड द गुड थिंग इज कि सिर्फ डिटेल नहीं है, डिटेल के अलावा उन सभी के फास्ट ट्रैक भी हैं। और ये जो अमेंडमेंट्स आप देख रहे हैं या आने वाले टर्म के भी होंगे, दिसंबर के होंगे, फिर जून के होंगे, साल में 2 बार पेपर हैं, तो सभी के अमेंडमेंट्स आपको फास्ट ट्रैक में मिल रहे हैं और अभी तक मिलते आए हैं। होपफुली हम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे उस चीज़ को। डिटेल में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरे पास कम समय बचा है और अभी एग्जाम एकदम आसपास आ चुके हैं, बट मैंने फॉर्म तो भर दिया, एक बार कोशिश करना चाहता हूँ थोड़ी गाइडेंस मिल जाए तो ईजी हो जाएगा, तो आप फास्ट ट्रैक बैचेस को देखिए, आई एम श्योर वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। Thank you so much once again for watching for CS Executive, CS Professional, widest ICSM module coverage, guarantee of covering all amendment including the fast track batch revision series, Shantanu and Tanya Academy. Thank you so much.